नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एलएसी पर चीन के साथ तकरार के बावजूद एक चीनी नागरिक कांगड़ा पहुंच गया, जबकि चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी गई थी। फिर भी यहां से चीनी नागरिक अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और नेपाल से सीधा 8 जुलाई को कांगड़ा के देहरा पहुंचा। लेकिन यहां हिमाचल पुलिस ने चीनी नागरिक लियू सियोडेन को पकड़ा, जिसके बाद वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में इसे पेश किया गया। 3 दिन के रिमांड पर इसे लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। पकड़े जाने के बाद सियोडेन को कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक ज्वालामुखी की धर्मशाला में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी हां, न्यायिक हिरासत में धर्मशाला भेज दिया गया है। तो गिरफ्त में चीनी नागरिक, जी हां, 3 दिन तक पूछताछ के लिए अब इसे धर्मशाला लाया गया है। आपको बता दें कि एलएसी में तनाव के बीच हिमाचल पहुंचा चीनी नागरिक और एक चीनी नागरिक अब हिरासत में है। जी हां, चीनी नागरिक हिंदुस्तान की हिरासत में कह सकते हैं आप। एक तरफ लगातार एंटी चाइना सेंटिमेंट इंडिया में देखे गए, उसके कई कारण रहे। सबसे पहले कोरोना की मार और उसके बाद जिस तरीके से लेह लद्दाख में स्थिति उत्पन्न हुई, पहले फिंगर्स पर और उसके बाद गलवान घाटी में स्थिति दयनीय होती चली गई। उसके बाद बहुत से सवाल उठ रहे थे और अब एक चीनी नागरिक अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसा, जिसके बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं। हरियाणा में ओपी धनखड़ बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष चुने गए हैं। यह बड़ी और अहम खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की। पिछली मनोहर सरकार में मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ओम प्रकाश धनखड़। 2019 के चुनाव में बादली से चुनाव हार गए थे ओपी धनखड़। न सिर्फ ओपी धनखड़ बल्कि कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री अपने चुनाव हारे थे। धनखड़ के अध्यक्ष बनने में जाट फैक्टर को एक बड़ी वजह कहा जा रहा है। सुभाष बराला की जगह जाट चेहरे पर जो दांव खेला गया, उसे लेकर पहले कृष्णपाल गुर्जर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अंततः ओपी धनखड़ के नाम पर मोहर लगी और ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा का अध्यक्ष बनाए जाने पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने ट्वीट किया और हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवश्य मिलेगा और हरियाणा भाजपा संगठनात्मक रूप से और सुदृढ़ होगी। तो मनोहर लाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा वो भी हमने आपको बताया और आप देख भी पा रहे हैं मनोहर लाल का वो ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि लाभ आपके अनुभव का पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर मिलेगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं ओम प्रकाश धनखड़ के राजनीतिक सफर पर। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम। 2014 में बनी बीजेपी की सरकार में ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री रहे। भिवानी में कई सालों तक लेक्चरर रहने के बाद 1978 में धनखड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़े। धनखड़ 1980 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। इसके करीब 18 साल बाद 1996 में धनखड़ ने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान धनखड़ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सरदार पटेल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राष्ट्रीय समन्वयक, लौह संग्रह निगम समिति में रहे। 2014 में धनखड़ के राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आया। 2014 में रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें झज्जर जिले के बादली सीट से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करते हुए मनोहर सरकार में कृषि, पंचायत और पशुपालन मंत्रालय समेत
5 विभाग संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में अश्लील वीडियो भेजने वाला एएसआई सस्पेंड। जी हां, चोरी की शिकायत लेकर आई महिला को वीडियो भेजे गए थे। आरोपी एएसआई के खिलाफ 15 दिन तक यह महिला भटकती रही। पुलिस अधिकारियों ने इस महिला की नहीं सुनी तो मंत्री से शिकायत की गई और मंत्री के दखल के बाद आरोपी एएसआई पर कार्रवाई हुई। केस दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया गया और सस्पेंड भी किया गया। चोरी की शिकायत लेकर एक महिला थाने पहुंचती है और उसके बाद जब उसका नंबर वहां पर लिखा जाता है तो वहां का एएसआई उसे अश्लील मैसेज भेजता है, जिसके बाद वो महिला कई पुलिस अधिकारियों तक पहुंची लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली, जिसके बाद मंत्री तक इस महिला ने अपनी पहुंच बनाई और उसके बाद जाकर इस एएसआई पर कार्रवाई हुई। सस्पेंड इसे किया गया और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी भी हुई। के परिवार के खिलाफ कंगन चोरी की शिकायत दर्ज कराने आई महिला के साथ संजय कॉलोनी चौकी में तैनात एएसआई ने अभद्रता की। शिकायत मिलने पर उसी दिन एएसआई अशोक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज एएसआई अशोक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन एसएचओ महिला थाना एनआईटी इंस्पेक्टर गीता अमल में ला रही हैं। एएसआई अशोक को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही उनकी विभागीय जांच। तो ये वो मामला जहां पर जिस शख्स को कानून की समझ है उसके बावजूद वो कानून अपने हाथ में लेता है। रुक कर रहे हैं फरीदाबाद का। संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, का साफ तौर पर एएसआई पर सवाल उठे, लेकिन सवाल यह भी कि पुलिस महकमे की दर-दर की ठोकरें खाती रही ये महिला, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मंत्री तक जब शिकायत पहुंची तब जाकर कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, और यही बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस का दावा है सेवा सुरक्षा सहयोग, वो किस तरह से पूरा हो पा रहा है इस बात से साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला इस तरीके से है कि 30 तारीख को इस महिला के घर चोरी हुई। महिला को शक इस बात का था कि इसके मकान मालिक और इसके किसी साथी ने इस चोरी को अंजाम दिया है। शिकायत कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए चौकी पहुंची और वहां जब चौकी पहुंची तो पता चला एक नई परेशानी सामने थी। उस एएसआई ने पहले इनके साथ बदतमीजी की, उसके बाद इनके मोबाइल फोन पर लगातार अश्लील वीडियो और एसएमएस भेजने लग गया और महिला जब पूरी तरह से परेशान हो गई तब पुलिस अधिकारियों के पास गुहार लगाई और जब वहां किसी ने नहीं सुनी तब मंत्री तक मामला पहुंचा और मंत्री तक मामला पहुंचने के बाद जब मंत्री महोदय ने डांट पिलाई तब कहीं जाकर पुलिस अधिकारी जागे। एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उसको फिलहाल की इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि अगर मंत्री जी ना होते तो ये काम होता कैसे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, महिला 30 तारीख से लगातार परेशान है और उसके बाद 15 दिन उसको अगर टाल दिया जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि बड़ी कार्रवाई इसमें कमिश्नर की तरफ से भी की गई है। उन्होंने एसएचओ और एसीपी दोनों को इस बात का नोटिस जारी किया है कि आखिर आपके होते हुए आप सुपरवाइजन क्यों नहीं कर पाए इस बात का। बिल्कुल ठीक है दीपक, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था। मेरे 2 सवाल। पहला सवाल ये कि किन अधिकारियों तक अपनी रीच इस महिला ने बनाई जो चाह रही थी कि कार्रवाई हो इस एएसआई के खिलाफ, और दूसरा अहम सवाल ये कि किस मंत्री तक अप्रोच की गई इस महिला की तरफ से जिनके दखल के बाद इस पूरे मामले पर यह कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, मैं ये आपको बता को इस महिला ने बताया, जैसा कि महिला आरोप लगा रही है, इसके बाद एसीपी को बताया और जब ये महिला की दोनों जगह से बात नहीं बनी तब ये पहुंची कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दरबार में। मूलचंद शर्मा से इन्होंने शिकायत की और ये सुनने के बाद मूलचंद शर्मा भी एक बार हिल गए और उन्होंने उसके बाद साफ तौर पर पहले एसीपी को बोला, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को बोला और तब कहीं जाकर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो दर्ज हुआ है। अब अगर मैं पुलिस के एक्शन की बात करूं, पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह नया चार्ज लिया इन्होंने, इनकी अगर मैं बात करूं तो जब मंत्री जी का फोन पहुंच गया तो इन्होंने मामला दर्ज कराया, सस्पेंड कराया, गिरफ्तारी कराई और एसीपी और एसएचओ दोनों को नोटिस जारी किया है इस बात के लिए कि अब आप बताइए कि आखिर ये गलती हुई कहाँ। आखिर शिकायत अगर आप तक पहुंची थी तो इतने दिन इस महिला को परेशान क्यों होना पड़ा। लेकिन सवाल वही कि इतने दिन के चक्कर, इतने दिन की परेशानी और रक्षा की अगर भक्षक बनेंगे तो फिर बचेगा कौन, किससे मदद की गुहार लगाई जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लोग भी अनकंफर्टेबल होते हैं और कौन थाने तक पहुंचेगा शिकायत दर्ज करवाने के लिए। बहरहाल बेहद शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास जरूर लौटते रहेंगे। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सवाल खाकी पर उठते हैं और समाज में जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए जो पुलिस जिसका गठन किया गया है, अगर वहीं पर ऐसा होगा तो फिर उम्मीद किससे की जाए।
और अब बात करते हैं जल प्रलय की। मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं सड़कों पर सैलाब आ गया तो कहीं समंदर जैसे हालात दिखे। तबाही ऐसी मची कि प्रशासन के तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ कोरे कागज की तरह ढकोसले साबित हुए। हर तरफ मुसीबत का सैलाब है। आफत ऐसी कि इंसानों के साथ यहां लाशें तैर रही है। तबाही के मंजर की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पंजाब के अमृतसर की। चंद घंटों की बारिश के बाद अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट में पानी भर गया। दूसरी तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की, जहां रेलवे अंडरब्रिज करीब 10 फीट पानी में डूब गया। शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हुई। तीसरी तस्वीर हिमाचल के किन्नौर की, जहां बटेसरी गांव के खरोगला नाले में बाढ़ आने से सेब के बगीचे पूरी तरह से तबाह हो गए। और चौथी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां मिंटो रोड ब्रिज के नीचे पानी जमा हो गया। एक डीटीसी की बस और ऑटो पानी में फंस गया। पानी में डूबने से ऑटो चालक की मौत हो गई। दिल्ली में बारिश ने कैसी तबाही मचाई, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ये झुग्गियां सैलाब में बहती रहीं। तस्वीरें आईटीओ के पास की है, जहां नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि 10 झुग्गियों को बहा ले गया। आसपास के लोग भी खौफजदा हैं। देश की राजधानी की ऐसी तस्वीरें देखकर हैरानी होती है। मिंटो रोड के पास ब्रिज के नीचे तो एक ऑटो ड्राइवर की लाश तैर रही थी। डीटीसी की एक बस भी फंसी। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर को सुरक्षित बचा लिया गया। दिल्ली ही नहीं, सोनीपत में भी जल प्रलय देखने को मिली। प्रलय भी ऐसी कि शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। रेलवे अंडरब्रिज करीब 10 फीट पानी में डूबा। प्रशासन के तमाम दावे बारिश में धुलते दिखे। पंजाब में भी बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी। अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट तालाब में तब्दील हुई और अभी तक मॉनसून का कहर बाकी है। वहीं हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, लेकिन इसकी मार पड़ी बागवानों पर। लाखों रुपए के सेब बगीचे तबाह हो गए। पिछले साल भी यहां बाढ़ ने तबाही मचाई थी। हर तरफ पानी से हाहाकार मचा। जल प्रलय की ये तो सिर्फ चेतावनी है, नहीं संभले तो बर्बादी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर लुधियाना से। लुधियाना में अपहरण के आरोपी की शामत आई। नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी। लोगों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा, मुंह पर कालिक पोती, गले में जूतों का हार पहनाया। लुधियाना के गांव बोंकर गुजरा की ये पूरी की पूरी घटना। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लुधियाना में अपहरणकर्ता की शामत आई है। नाबालिग लड़की को अपहरण करने की कोशिश इस शख्स की तरफ से की गई थी। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर इस आरोपी को पेड़ से बांध दिया गया। हालांकि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जब लोगों को मालूम चला कि एक नाबालिग को अगवा करने की कोशिश हुई, तो फिर इस आरोपी को पेड़ के साथ बांध दिया गया और पुलिस के आने तक इसके मुंह पर कालिक तक पोत दी गई थी। गले में जूतों का हार तक पहना दिया गया था और अब पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। जी हां, आरोप इस शख्स पर ये कि ये एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। लुधियाना से ये तस्वीरें आई है। अपहरण के आरोपी की कैसे शामत आई वो आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी कि कानून को अपने हाथ में कतई नहीं लिया जाना चाहिए। और इस शख्स के, इस युवक के मुंह पर कालिक पोती गई, गले में जूतों की माला तक पहनाई गई। आरोप गंभीर है।
आरोप है कि इसने नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की और जब आसपास के लोगों को यह पता चला तो लोग एकत्रित हुए और इसे पहले पकड़ा गया और पकड़ने के बाद एक पेड़ से बांधकर इसके मुंह पर कालिक पोती गई। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਛਿੱਤਰਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ चलिए सीधे रुख करते हैं लुधियाना का। संवाददाता रोहित गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, पूरी खबर समझना चाहेंगे, ये शख्स यहां पर कैसे पहुंचा, कहां का रहने वाला था और जिस नाबालिग युवती को ये अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसके परिजनों ने इस युवक का ये हाल किया? जी बिल्कुल राज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लुधियाना के पास सानेवाल इलाके का ये मामला है और वहां पर 8 तारीख को वहां के स्थानीय जो पुलिस थाना है वहां पर एक कंप्लेंट लिखाई गई थी लड़की, जो नाबालिग लड़की है उसके घर वालों की तरफ से कि एक शख्स उनके बेटी को गुमराह करके और भगा कर ले गया है। तो उसको उस चीज को देखते हुए पुलिस इस नौजवान की तलाश में जुटी हुई थी। उसी दौरान गांव वालों के हाथ ये नौजवान लग गया और उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को ना पकड़ाते हुए इसको पहले इसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसके साथ मारपीट की गई, इसका काला मुंह किया गया, इसके गले में चप्पलों का जो हार बनाकर उसको डाला गया, उसकी अच्छी बेइज्जती की गई और इसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसने नाबालिग युवती को अपहरण करने की कोशिश की गई है, जिसके चलते हुए पुलिस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस के जब संज्ञान में आया तो पूरा मामले को लेकर तो पुलिस ने इस लड़के को अपने हिरासत में ले लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपहरण के आरोपी का ये लोगों ने हाल किया और अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफर सब हो रहे थे, लेकिन आज किसान प्रसन्न है कि कभी उसने लाखों रुपया फसल बिकते ही अपने खाते में नहीं देखे थे। जो कुछ जाता था वो आड़ती के खाते में जाता था, उसको ये नहीं पता होता था मैंने कितने पैसे पहले के देने हैं, कितने मेरे कट जाएंगे, कितना उसके ऊपर ब्याज कट जाएगा और कितना आगे के लिए भी मेरा पैसा वहाँ रख लिया जाएगा, भी आगे तुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे लेते रहना। दिखाया तो ये जाता था ये सब किसान की मर्जी से, लेकिन हमको पता है कि वो किसान की मर्जी से नहीं होता था, उसका तो एक दबाव होता था। उसमें से बहुत बड़ा एक जो अंश है उसके उत्पाद का वो उसमें निकल जाता था। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी 2 जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार
वो खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस जमीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक उसके ऊपर क्या लागू था कि वो केवल मंडी जो निर्धारित है, जो उसका एरिया तय है, उस एरिया के अंदर ही आकर के बेचेगा। लेकिन अब उसको छूट दे दी गई है कि किसी के साथ भी वो करार कर सकता है बेचने का, और फसल बोने से पहले भी कर सकता है, और न केवल फिजिकली आके कर सकता है, ई एग्रीमेंट भी कर सकता है। कहीं का व्यक्ति खरीदार और कहीं के किसान से कर सकता है। और किसान भी सामूहिक रूप से, एक किसान अगर नहीं भी कर पाता, छोटे किसान हैं, तो किसानों का समूह बना करके, एफपीओ बना करके